हेलो जी। गुड मॉर्निंग। राधे राधे। जय सिया राम। सत श्री अकाल। सलाम वालेकुम। कैसे हैं हमरे प्यारे प्यारे दोस्त, हमरे टाइगर टाइग्रेस? सब बढ़िया है ना? टकाटक एकदम। आज देखिए, 3 दिन के बाद आज हम लोग का मुलाकात हो रहा है। जैसा कि हम आपको बताए थे कि हम 3 दिन से आउट ऑफ टाउन थे, अपने शहर में थे ही नहीं। तो न्यूज़ पेपर, मैगजीन, न्यूज़ ये सब पढ़ने का, देखने का मौका ही नहीं मिल पाया। इसीलिए करंट से आपके साथ मुलाकात नहीं हो पा रहा था। लेकिन हम भी बड़ा बेचैन थे कि बाप रे, कल कब कब हम अपना शहर लौटें। आपने दोस्त लोग से, आप लोग से, हमरे दुर्गा काली करण अर्जुन से, अपने एक बिहारी सब पे भारी परिवार से जोरदार मुलाकात किया जाए। फाइनली अब हम आ गए हैं। अब जोरदार करंट पर हम लोग बातचीत करेंगे। इन 3 दिनों में जो भी करंट में आया है, उस सब टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे धीरे धीरे। करंट में कुछ भी छूटना नहीं है हम लोग का। क्या कहते हैं, है कि नहीं? तो हमारे टाइगर टाइग्रेस, सबसे पहले ये बताइए कि सब बढ़िया है ना? आप लोग एकदम टनाटन है कि नहीं, मस्ती में है कि नहीं? जम के तैयारी कर रहे हैं कि नहीं? कौनो ससुरा परेशान तो नहीं कर रहा है ना आपको? कमजोरी सब कर रहा है ना? तो पॉकेट में लपेट के कोनो उड़ा डालिए उसको। लुत्ती लगा डालिए, एगो रॉकेट लगा डालिए, जाएगा कहीं, आपके पास फटक नहीं पाए। आरो करंटवा जो है, आपको परेशान तो नहीं कर रहा है ना? ये करंटवा का टेंशन तो लेना ही नहीं है आपको, एकदम लेने का जरूरत नहीं है। इसके साथ तो हम लोग ऐसा अफेयर करेंगे ना पकड़ के कि यूपीएससी कहीं से भी पूछे करंट से क्वेश्चन, हम लोग से छूट नहीं पाएगा। चाहे प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, चाहे आगे जाके इंटरव्यू ही काहे नहीं हो, कछु छूटना नहीं है। तो आइए हमरे टाइगर टाइग्रेस मिल के करते हैं धमाल बवाल। अब बनते हैं भौकाल, दुनिया में मचाएंगे हम लोग। एकदम भौकाल मचा डालेंगे। अपने नाम का डंका बजाना है हम लोग को, है कि नहीं? तो शुरुआत किया जाए इस्माइल इस्माइल कड़ोड़िया मुस्कान के साथ। क्या कहते हैं? अब देखिए, क्लास में दो ठो दोस्त था। बाहर निकला क्लास से, तो एक ठो दोस्त दूसरे से कहता है, का पूछता है, का कैसा गया? तो दूसरा दोस्त कहता है, वो हमें मुड़ मुड़ के देख रहे थे और हम उन्हें। वो हमें मुड़ मुड़ के देख रहे थे और हम उन्हें। काहे कि क्लास में एग्जाम चल रहा था और न उन्हें कुछ आता था और न हमें। जय हो जय हो जय हो। का जमाना आ गया है, एग्जाम चल रहा हो और कुछ ना आता हो तो अच्छा टाइम पास करने का तरीका है। जय हो जय हो। आइए हम लोग करंट के साथ अपना टाइम को जिए खुल के। आइए आइए। जब हम हार से सीखते हैं, जब हम हार से सीखते हैं तो असफलता भी सफलता लगती है। दुनिया के किसी भी महानतम से महानतम इंसान का बायोग्राफी पढ़िए, उनका कथन सुनिए, सबका एक ही कहना है कि हम बहुत बार असफल हुए हैं जिंदगी में, लेकिन उस असफलता से कुछ ना कुछ सीखे हैं, और जो सीखे हैं वो आगे चल के मेरा सफलता में मदद किया है। चाहे वो महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन हो, या किसी भी सामाजिक फील्ड के हों, किसी भी फील्ड के हों, भारत के हमारे महात्मा गांधी हों, वो भी जीवन में बहुत बार असफल हुए हैं, लेकिन सफलता ऐसा कदम उनका चूमी कि आज दुनिया कायल है उनका, है कि नहीं? हम लोग को भी अगर असफल कभी हो जाते हैं तो घबराने का जरूरत नहीं है। अरे, वो भी हमारे जिंदगी का पार्ट है, उसको जिंदगी से कैसे अलग कर दें?
कुछ ना कुछ उसमें गूढ़ रहस्य छुपा हुआ रहता है, बस ढूँढने का ज़रूरत है, आगे बढ़ने का ज़रूरत है कि नहीं? चलिए, हम लोग भी आगे बढ़ें करेंटवा के साथ। आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक का होगा, देखते हैं। एक तो बड़ा इम्पोर्टेंट बिल जो है वो पार्लियामेंट से पास हो गया है, राज्यसभा पास कर दी उसको। बड़ा इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, काहे कि इस टाइप से रिलेटेड सिमिलर क्वेश्चन यूपीएससी पहले प्रीलिम्स में भी पूछ चुका है, मेंस में भी पूछ चुका है। इस पे बड़ा जोरदार चर्चा भी है और बड़ा इम्पोर्टेंट भी टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। का टॉपिक है, कौन सा बिल पास हुआ है नया? न्यू बिल ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ CEC and ECs। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर्स जो होते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अभी फिलहाल 3 मेंबर बॉडी है। वो डिपेंड करता है प्रेसिडेंट पे कि वो कितना मेंबर का बॉडी बनाना चाहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कहती है का कि जो इलेक्शन कमीशन होगा उसका जो मेंबर है वो डिसाइड करेंगे प्रेसिडेंट, तो जैसा डिसाइड करना चाहें। पहले सिंगल मेंबर था, अब 3 मेंबर वाला कमिटी, तो 3 मेंबर वाला बॉडी है। तो एक होते हैं उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर, 2 इलेक्शन कमिश्नर। उनके अपॉइंटमेंट के लिए एक नया बिल पास किया गया, काहे कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है कोई भी ऐसा चीज़ डिफाइन नहीं की है कि इनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा। कॉन्स्टिट्यूशन इस बारे में कुछ नहीं कही है, बस इतने कि पार्लियामेंट कानून बना के जो डिसाइड करेगी वैसा अपॉइंटमेंट प्रोसेस होगा, और कितने उसमें मेंबर होंगे वो प्रेसिडेंट जो हैं हमारे वो जो हैं बताएंगे, वो डिफाइन करेंगे उसको। ठीक, तो इसी उपलक्ष्य में इसका बैकग्राउंड थोड़ा हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट थोड़ा टाइम पहले एक डिसीजन दी थी जिसमें वो कही कि एक कमिटी बनाया जाए जो इसको देखेगी, इनके अपॉइंटमेंट को। कही कि जब तक ऐसा कमिटी लॉ के द्वारा पार्लियामेंट नहीं बनाती है तब तक जो है ना, इनका जो अपॉइंटमेंट है एक ऐसे कमिटी के द्वारा होना चाहिए जिसमें प्राइम मिनिस्टर हो, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा हो और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसमें शामिल होने चाहिए। ऐसा सुप्रीम कोर्ट कही थी। बाप रे बाप, भौकाल मच गया। सरकार सोची बाप रे बाप, इक्के गो हम रहेंगे, खाली प्राइम मिनिस्टर, साथ में लीडर ऑफ अपोजिशन, वो तो हमारा सुनेगा नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन पर तो किसी का कंट्रोले नहीं है, वो तो अपने मर्जी से ही करेंगे। तो सरकार का इसमें का वट रह जाएगा, बाप रे बाप, कहीं हम लोग के खिलाफ का चुनाव हो जाए। तो बड़ा चालाकी दिखाई सरकार, बाप रे बाप। इन नए का बिल लेके आ गई, पास कर दी पार्लियामेंट में। ये बिलवा का नाम क्या था? द CEC। इसका जो असल नाम है बिल का, द CEC एंड अदर ECs अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस बिल 2023। इस बिल का नाम, ठीक। तो सोची कि वाह, हम ले आएंगे अपना कुछ ऐसा बनाए कि हमारा कंट्रोल बना रहे। तो देखिए का मस्त प्रोविजन किए हैं इसमें। एगो सर्च सिलेक्शन कमिटी बनाए। का बनाए हैं? सर्च एंड सिलेक्शन कमिटी। अ सर्च एंड सिलेक्शन कमिटी will be constituted। कि एक सर्च कमिटी बनाया जाएगा जो पहले सर्च करेगी कि
कुछ इंसानों को जिनमें से जो कमिटी होगी, सिलेक्शन कमिटी, वो चुन सके कि किन को चीफ इलेक्शन कमिश्नर और किन को इलेक्शन कमिश्नर से बनाया जा सके। तो एक ठो सर्च कमिटी होगी और एक ठो सिलेक्शन कमिटी होगी जो चुनेगी। तो अब देखते हैं सर्च कमिटी का जो है कॉम्बिनेशन कैसा होगा। सर्च कमिटी में जो है उसके जो हेड होंगे वो होंगे कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी कौन होते हैं आप जानते हैं। आप जो सिविल सर्वेंट बनेंगे, आईएएस बनेंगे, सबसे जो सीनियर मोस्ट, उनका जो सबसे सीनियर मोस्ट पोजीशन आपको मिल सकता है भविष्य में जाकर, वो होते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी जो है इस सिविल सर्विस में सबसे हाईएस्ट पद है। ठीक है, उनके वो जब आपका लंबा कार्यकाल आप निभाएंगे तो अंत में जाके मिलेगा आपको। तो हेड होंगे और 2 ठो मेंबर उसमें और होंगे, नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी लेवल। जॉइंट सेक्रेटरी से नीचे के नहीं, उसके ऊपर के जो पद सब होंगे उनको सर्च कमेटी में रखा जाएगा। वो नाम चुन के भेजेगी सिलेक्शन कमेटी को। सिलेक्शन कमेटी में कौन होंगे हो दादा, यही गेम खेली है सरकार गजब का। देखिए सिलेक्शन कमेटी, इसके जो चेयरपर्सन है, चेयरपर्सन वो है पीएम। एक मेंबर हैं लीडर ऑफ अपोजिशन। अगर लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, अगर लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है तब का आप जानते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन कोई कब बनता है, जब लोकसभा का कम से कम 10% सीट उस पार्टी को मिले, तो उस पार्टी के जो लीडर होंगे वो बनेंगे लीडर ऑफ अपोजिशन। अभी कोई ऐसा है नहीं जिसको 10% सीट मिला हो, तब कौन बनेंगे, सिंगल लार्जेस्ट लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी इन लोकसभा। जो मेन सरकार के बाद जो सबसे बड़ी पार्टी होगी अपोजिशन में, उनके जो लीडर होंगे उनको बनाया जाएगा लीडर ऑफ अपोजिशन। प्लस अ यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय पीएम। देखिए का गेम खेल गई सरकार, गजब गजब। देखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोले थे उनको रखने के लिए, आई देखिए का हुआ है कि वो एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जो कि प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करेंगे उनको रखा गया। अब देखिए अब इसका जबरदस्त विरोध हुआ अपोजिशन में, काहे होना ही था। अब देखिए 2 ठो मेंबर हैं जो सरकारे के हैं, तो अब जो कोई डिसीजन लिया जाएगा तो मेजोरिटी वोट से होगा 2:1। तो ये दोनों तो हमेशा एक साथ हैं, है ये हैं, तो इनका तो ऐसे भी कोई महत्व रह ही नहीं गया, बेकार। तो यहाँ पे भी सरकार का वर्चस्व हो ही गया कि अपने हिसाब से डिसीजन लेगी, है कि नहीं। ये जो यहाँ पे है ये आपकी प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, हम जो अभी बोल रहे हैं वो मेंस के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। एगो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बताया आपको। यहाँ देखिए तो इससे जो है क्या होगा, पार्शलिटी हो सकता है, जिससे कि फेडरलिज्म, इशूज रिलेटेड टू फेडरलिज्म, आप सम उसका जो आपका सिलेबस है GS2 में उसमें है एक टॉपिक इशूज रिलेटेड टू फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म के खिलाफ जा सकता है, रीजनल पार्टी सबको उतना वोट नहीं मिलेगा, या फिर कहिए कि काहे कि इलेक्शन, अब देखिए इलेक्शन कमीशन इनके अगर कंट्रोल में आ गया तो वो ठीक से फंक्शन नहीं कर पाएगी, ऑटोनोमस तरीके से फंक्शन नहीं कर पाएगी, फ्री होके फंक्शन नहीं कर पाएगी। काहे फ्री होके फंक्शन नहीं कर पाएगी, काहे कि अब देखिए मेंबर तो यही लोग डिसाइड कर लेंगे आपस में, तो वो मेंबर हो सकता है कि सरकार के पक्ष में अपना मत दे दें। वो तो अपने हिसाब से डिसाइड करेगी, तो अपने हिसाब से वो लोग कहीं करें।
इलेक्शन जो है वो फ्री फेयर होगा कि नहीं, इस पे खतरा बन सकता है थोड़ा-सा। इस पे थोड़ा-सा डाउट रहेगा हमेशा। तो इस तरह से जो है आरओ अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर ही पूछा है, जब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, उनके ऑटोनॉमी पे भी खतरा है कि नहीं? तो इस बिल में जो है प्रावधान किया गया है, ठीक है? जो आपको इम्पोर्टेंट इस बिल में जानना था वो ये बात है, इससे ज़्यादा कछु जानने का ज़रूरत है नहीं। चलिए, अब जो है हम लोग दूसरा टॉपिक पर जंपिंग मारते हैं, क्या कहते हैं? अब मिटाने में टाइम लगता है, काम करते हैं, पॉज़ कर डालते हैं, नेक्स्ट टॉपिक भी लिख डालते हैं, ताकि आपका हमरा तो समय लगेगा, आपका समय बेवजह डिस्टर्ब ना हो, क्या कहते हैं? आइए, मिटाया जाए, नेक्स्ट टॉपिक लिखा जाए। अब देखिए, ये हमारा दूसरा टॉपिक है, का है? काश जेवी एंड लाइफ जेनिया। यूपीएससी को नया-नया टर्म पे क्वेश्चन पूछना बड़ा पसंद है। अक्सर कोई नया टर्म आया है तो प्रीलिम्स में खास करके कि दिस टर्म वाज इन न्यूज़, व्हाट डज इट मीन, व्हाट इट रिलेट्स टू, पूछते रहती है। तो ये 2 टर्म हमको मिला, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टर्म है। काश जेवी एंड लाइफ जेनिया है क्या? नया कुछ ढूँढा गया है, बड़ा गज़ब। इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बहुत चांस है कि यूपीएससी इस पर पूछ डाले क्वेश्चन। काहे कि एक रिवॉल्यूशन, एक क्रांति टाइप हुआ है, मान लीजिए ऐसा। का है ये दोनों जीन थेरेपी है, का जीन थेरेपी। हम लोग जीन्स के बने हुए हैं, हम लोग का जो टिश्यू होता है छोटा-छोटा, उसको आप जीन्स कहते हैं। हमारा जो जिसको वंशानुगत कहा जाता है कि इसका जीन ऐसा है, जेनेसिस ऐसा है, डीएनए जिससे डिफाइन होता है हम लोग का। ये दोनों एक तरह से जीन थेरेपी है। क्या करती है, किस तरह का जीन थेरेपी? जीन थेरेपी टू ट्रीट पीपल above 12 years of age with sickle cell disease का है जीन थेरेपी टू ट्रीट पीपल above 12 with sickle cell disease। सिकल सेल डिजीज, इसको जो है ये ढूंढा गया है कि सिकल सेल डिजीज को इनके द्वारा, ये दोनों जो जीन थेरेपी हैं, ठीक किया जा सकता है। आप कहेंगे तो इसमें क्रांतिकारी क्या हुआ? क्रांतिकारी ये हुआ है कि इससे पहले जो है, ये जो सिकल सेल डिजीज है उसको ठीक करने का सिर्फ एक माध्यम था, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना पड़ता था, वही एक तरीका था, बाकी कोनो तरीका नहीं था। अब जीन थेरेपी ढूंढ लिया गया है, अब बहुत मदद मिलेगा, इतना कठिन प्रक्रिया से गुजरने का जरूरत नहीं पड़ेगा। वैसे ही सिकल सेल डिजीज का होता है, हम लोग में बहुत टिश्यू सारा बना हुआ है, जिसमें ब्लड जो है वो फ्लो होता रहता है, यहाँ से वहाँ जाता रहता है। सिकल सेल डिजीज में क्या होता है, कुछ कुछ टिश्यू ऐसे करके लॉक हो जाते हैं। लॉक होने पर क्या होता है, अब यहाँ से ब्लड फ्लो नहीं कर पाता है, पास नहीं कर पाता है, तो इससे जो है बीमारी हो, अब खून नहीं जाएगा। मान लीजिए पास नहीं होगा, तो आप जानते हैं कि खून अगर जम जाएगा तो कितना बीमारी हो सकता है। पासे नहीं हो रहा है, फंस जाएगा, रेगुलर फ्लो नहीं हो पाएगा, तो ठीक से शरीर का फंक्शन नहीं करेगा। सिकल सेल डिजीज में वही होता है, सिक्कल के तरह फंस जाता है। तो जीन थेरेपी से क्या किया जाता है कि आप ही के ब्लड का स्टेम सेल जो है एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, आपका ब्लड स्टेम सेल एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, उसमें सही जीन्स को पुट किया जाएगा और फिर वापस आप में ट्रांसप्लांट किया जाएगा, जिससे कि आपका जो है ये प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो जाएगा। ये दोनों सिकल सेल डिजीज को जो एबव 12 इयर्स ऑफ एज हैं उनको ठीक करने के काम आता है जीन थेरेपी। इसमें जो कास जेबी है, ये एक और बीमारी को ठीक कर सकता है, जिसका नाम है बीटा थैलेसेमिया। बीटा थैलेसेमिया, बीटा थैलेसेमिया, ठीक। इसको भी जो है, ये जो है आपका
विकास जेवी इसको भी ठीक कर सकता है, बीटा थैलेसेमिया। ठीक, दोनों जो है सिकल सेल डिजीज को ठीक कर सकते हैं। तो आज के लिए जो है ये दोनों प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था। अब पहला वाला जो है वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था। उसका जो है आप अब मान लीजिए डायरेक्ट क्वेश्चन आया वो बिल पर, उस पर भी आप उसका इस्तेमाल तो करेंगे ही। अब मान लीजिए कोनो और मैटर पर बात आया कि इंस्टीट्यूशंस के ऑटोनॉमी पर या फिर फेडरलिज्म पर, वहाँ भी आप उसका चर्चा कर सकते हैं, फैक्ट के रूप में चर्चा कर सकते हैं कि देखिए किस तरह से सरकार जो है पावर को सेंट्रलाइज करने का कोशिश कर रही है, डिसेंट्रलाइज करने का नहीं। इससे जो है हमारा डेमोक्रेसी पे भी प्रॉब्लम आ सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू पे भी प्रॉब्लम आ सकता है, वो डाउनग्रेड हो सकता है कि नहीं। तो फ्रेंड, फिर हम लोग मिलेंगे, आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। टाटा गुड बाय करते हैं।